लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किस किस भाग का अध्ययन करते हैं और वह अध्ययन हमारे यूजीसी नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में आज हम लोगों को यह बात समझना है कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अथवा संपूर्ण राजनीतिक चिंतकों का अध्ययन हम यूजीसी के द्वारा आयोजित होने वाली नेट और जेआरएफ की परीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, इसी बात पर आधारित है हम लोगों का यह सवाल। और इस क्लास के अंतर्गत हमने आपको कल के क्लास में इस बात का जिक्र किया था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाई करने के लिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में जहाँ प्लेटो से लेकर मार्क्स तक का अध्ययन करना है, वहीं पर कुछ समकालीन उदारवादी और समकालीन मार्क्सवादी चिंतकों का भी अध्ययन करना है। यह सिलेबस भी आपके एग्ज़ाम के लिए निर्धारित किया गया। सबसे पहले हम लोग अगर बात करना स्टार्ट करें तो प्रश्न यह उठता है कि हम किसी भी राजनीतिक चिंतक का अध्ययन किस ढंग से कर लें कि वह विचारक हमको आसानी से न केवल याद हो जाए बल्कि उसको हम लंबे समय तक सवालों को सही करने में प्रयोग में भी ला सकें। इसी बात पर आधारित है हम लोगों का आज का यह क्लास, जो कि आपका कंसेप्ट क्लियर करता है और इसी कंसेप्ट के द्वारा आप सवालों को सही कर सकते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए आपको स्वयं यह प्रयास करना है कि कंसेप्ट को कैसे बनाएं, एक घटना को दूसरे घटना के साथ किस प्रकार से जोड़कर देखें। अगर कार्य कारणवाद के आधार पर आप समझने का प्रयास करते हैं तो विषय वस्तु न केवल आत्मसात हो जाता है बल्कि वह आसानी से तैयार भी हो जाता है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों का अध्ययन करना स्टार्ट करें। प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल आपके लिए आधार बन सकते हैं, इसलिए उनको देखना न भूलें। तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक में आम बात को हम लोग कैसे याद करेंगे, कैसे इस बात को तैयार करें, इस पर आधारित है हम लोगों का आज का यह क्लास। के पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हमारे यूजीसी के एग्ज़ाम के लिए यूजीसी में नेट एवं जेआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, या यूँ कहें कि जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी यह सवाल महत्वपूर्ण है कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्ययन हम कैसे करें। क्योंकि यह पाठ अगर आपने तैयार किया तो आपका बाकी पार्ट भी अपने आप तैयार हो जाता है, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी का या राजनीतिक विचारधारा का, आदर्शवाद का, मार्क्सवाद, उदारवाद, अराजकतावाद या अन्य जितने भी ऐसी विचारधाराएं हैं जो आप पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, अगर आपका पाश्चात्य चिंतन याद है तो यह पाठ भी आपका तैयार हो जाता है। इसलिए इसी पाठ से हम लोग इस बात को देखते हैं
कि इसमें कौन कौन सी बातें और किस ढंग से हम लोगों को समझना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूनानी चिंतकों का, तो ये यूनानी विचारक के राजनीति विज्ञान का प्रारंभ है ग्रीक से होता है। इसलिए इसमें आपके पाठ्यक्रम में दो चिंतकों को रखा गया। एक है प्लेटो और दूसरा है अरस्तु। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन विचारक का, तो मध्यकालीन विचारक के अंतर्गत बात होती है तीन चिंतक की। एक है संत अगस्टाइन, दूसरा है टॉमस एक्विनास, और तीसरा आता है इसमें मार्सिलियो या पेडुआ। तो ये तीन महत्वपूर्ण चिंतक हैं जिनका हमको अध्ययन करना राजनीति विज्ञान की समझ के लिए न केवल आवश्यक है बल्कि परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। न केवल चिंतन इससे तैयार होता है बल्कि राजनीतिक सिद्धांत के बहुत सारे पार्ट भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को देखना है इसमें आधुनिक राजनीतिक विचारक। आधुनिक राजनीतिक विचारक में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया उसमें आधुनिक में पहला है मैकियावेली, हॉब्स, लॉक एवं रूसो, बेंथम जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, हीगल, लॉस्की, कार्ल मार्क्स, माओ तथा इसमें ग्राम्सी, जॉन रॉल्स एवं फैनन। ये इतने चिंतक हमको आते हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य चिंतकों का भी अध्ययन होता है और उस पर आधारित सवाल भी हमारे एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। तो आपको यह बात भी इसमें समझना होगा कि कौन कौन से चिंतक और उनके कौन कौन से विचार दर्शन हैं। देखिए, बात यह नहीं है कि प्लेटो से लेकर कार्ल मार्क्स तक या समकालीन उदारवाद और समकालीन मार्क्सवाद का चिंतन का इतने विचारक हैं और इन सारे विचारकों का हमको अध्ययन करना है। सवाल यहाँ इस बात का है कि इतना ब्रॉड और वाइड सिलेबस यूजीसी का है जिसमें संपूर्ण राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया। तो आप इसको 6 माह में 7 माह में आप किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन से ऐसी टेक्निक को आप ईजाद कर लें, आप किस अप्रोच का पालन करते हुए आप विषय वस्तु को आसानी से आत्मसात कर सकते हैं। हम लोगों को इस बात को यहाँ पर समझना है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राजनीतिक चिंतन या दार्शनिक का जो भी विचार है वह
तत्कालीन समस्या के समाधान पर आधारित होता है। इसलिए यह बात तो स्वाभाविक है कि किसी भी राजनीतिक चिंतक के विचार पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। वह अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी परिस्थिति से अवश्य ही इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए वह अगर उसकी परिस्थिति का हम अध्ययन कर लें तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि इनका आखिर राजनीतिक चिंतन क्या होगा। यह हम अगर उनके राजनीतिक चिंतन को समझ लिया है तो हम इस बात को भी जान सकते हैं कि उस समय की आखिर परिस्थिति क्या रही। इसका मतलब है कि चिंतक के पीछे का एटमॉस्फेयर हमारे द्वारा उनके चिंतन को, उनका विचार दर्शन क्या होगा, इस बात को बतला देता है। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर यूनानी चिंतकों का मूल क्या रहा है, यूनानी चिंतकों का मूल रहा है, आपने एक वर्ड लिखा इसमें कि इन दोनों ही चिंतकों का विचार आधारित रहा आदर्शवाद और आइडियलिज्म पर इनका विचार आधारित रहा। और यह आदर्शवाद का एक बेसिक कंपाउंड कैरेक्टर होता है कि वह राज्य को साध्य मानता है। हमने यहाँ लिख दिया कि बेसिक कंपाउंड है कि राज्य को साध्य मानता है, यह राज्य को सर्वोच्च मानता है और यह राज्य को स्वाभाविक या अंगिक भी मानता है। इतनी बातें बेसिक है आदर्शवाद का, यह बात हमको मालूम है। और इस आदर्शवाद के इस बेसिक कॉन्सेप्ट या कंपोनेंट के द्वारा आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि जितने भी आदर्शवादी चिंतक हैं, चाहे प्लेटो हो, अरस्तु हो या इंग्लैंड का ब्रेडले और बोशांके हो, जर्मनी के हीगल हो, सबके चिंतन में यह बात होगा। क्योंकि उनकी विचारधारा आदर्शवाद की है। खैर, ये तो अंदाज़ा हमने इसलिए आपको उदाहरण में बतलाया क्योंकि अगर आप थिंकर्स को समझ लेते हैं तो थ्योरी को समझना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन इस बात के साथ हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि इन्होंने राज्य को ही साध्य मान लिया। क्योंकि राजनीति विज्ञान का मूल है राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध क्या है, और राज्य एवं व्यक्ति के बीच में संबंध क्या है। इस संबंध का निर्धारण हम दो रूपों में कर सकते हैं। एक होता है कि राज्य को साध्य मान लेना और दूसरा है कि राज्य को साधन मान लेना। जो लोग राज्य को साधन मान लेते हैं उनको राजनीति विज्ञान में क्या कहते हैं, उनको राजनीति विज्ञान में उदारवाद कहते हैं। और जो लोग राज्य को साध्य मान लेते हैं उनको राजनीति विज्ञान में कहा जाता है आदर्शवाद। इसलिए दो मुख्य विचारधाराएं राजनीति विज्ञान में है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि आदर्शवाद राज्य को साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है, जबकि उदारवाद राज्य को साधन मानता है तो व्यक्ति को साध्य मानता है। यह बात यहाँ पर आया, इसका मतलब है कि यूनान के परिस्थिति का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उस परिस्थिति के द्वारा हम इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं
कि प्लेटो के विचार में राजनीतिक दर्शन में यही बात होगी। प्लेटो का राजनीतिक विचार किस प्रकार से राज्य के सर्वोच्चता के प्रतिमान को स्थापित करने पर आधारित है, यह बात यहाँ पर समझना है। और अगर इस बात को समझना है तो हमने आपको कहा तत्कालीन समस्याओं को समझ लेना और उन समस्याओं के समाधान के लिए उस राजनीतिक चिंतक के द्वारा प्रयास किया गया। अगर समस्याओं को समझते हैं तो आपको बात मालूम है कि वहाँ पर यूनान की समस्या क्या थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, वहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का चलन था। और दूसरा अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर अशिक्षा है और वहाँ पर अज्ञानता का बोलबाला है। तीसरी समस्या यूनान की क्या है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार है। इन तीनों ही समस्याओं और सरकमस्टांसेस से आपको एक बात मालूम हो रहा होगा कि यूनान का नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्यों में जहाँ विभक्त है, वहीं पर वह एक प्रकार के अराजकता एवं अव्यवस्था के दौर से गुजर भी रहा है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि अब ऐसे हालात में व्यक्तिवादी विचारधारा प्रभावशील हो गई थी और इन समस्याओं को किस प्रकार से खत्म किया जाए इसका चिंतन प्रारंभ हुआ, क्योंकि यूनान में इस आदर्शवाद से भी पहले सोफिस्ट चिंतकों का प्रभुत्व रहा और सोफिस्ट चिंतकों के द्वारा बल दिया गया था कि व्यक्ति और व्यक्ति की प्रधानता को समस्त चीज़ों को व्यक्ति के इर्द गिर्द ही निर्धारित करने का काम किया गया। यहाँ पर जब इस बात को देखा प्लेटो ने और उसी सोफिस्ट विचारधारा के अंतर्गत जब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के द्वारा प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया जाता है, तब प्लेटो के द्वारा अपने आप को एक निश्चित दिशा देने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि प्लेटो का पहले उद्देश्य था राजनीति में जाना, क्योंकि अपने राजनीतिक सरकमस्टांसेस माता और पिता के पृष्ठभूमि से वह राजनीति में जाने के प्रेरणा प्राप्त कर रहा था। लेकिन एक ऐसी घटना ने प्लेटो के जीवन को बदल करके रख दिया, जबकि सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया था। सुकरात को मृत्युदंड देना दर्शन के विरुद्ध एक अपराध के रूप में प्लेटो ने पाया और प्लेटो ने इस बात को कबूल कर लिया कि अब राजनीति में नहीं बल्कि दर्शन के क्षेत्र में जाना है। इसलिए उसने इस बात का पता लगाना स्टार्ट किया कि यूनान की समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो राजनीति का स्थिरता, अशिक्षा और भ्रष्टाचार को पाया और उसने इस बात को कहा कि अगर इनको हम खत्म कर देते हैं तो एक आदर्श राज्य की स्थापना होगी। लेकिन सबसे पहले अब आप देखो कि यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र का शासन है। लोकतंत्र का शासन माने ज्ञान और बुद्धि का शासन है ही नहीं, और इसी ज्ञान और बुद्धि का शासन न होने के कारण जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया, तब प्लेटो के जीवन में भूचाल उथल पुथल आ गया और इसी भूचाल के परिणाम स्वरूप राजनीति में जाने की अपनी इच्छा का उसने त्याग कर दिया और दर्शन के क्षेत्र में आना स्वीकार किया।
तो स्वाभाविक बात है कि अगर अज्ञानता के शासन के परिणाम स्वरूप मृत्युदंड दिया गया तो आदर्श राज्य के स्थापना का दायित्व प्लेटो किसको सौंपेगा? ज्ञान को, बुद्धि को। शासन किसके द्वारा हो? ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हो। इसीलिए इसने आदर्श राज्य के स्थापना के लिए एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं दार्शनिक राजा का सिद्धांत। इसलिए कई बार हमको आता है कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने दिया है, फिलोसफर किंग की अवधारणा या गुफा और परछाइयों की अवधारणा किसका है? तो प्लेटो पर हमको लगाना है। बट यहाँ कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि परिस्थिति या सर्कमस्टांसेस हर एक पॉलिटिकल थिंकर्स को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है कि उसी से प्रभावित होकर वह अपने विचार को देता है। इसलिए प्लेटो का एक कथन भी यहाँ इस बात को बल देगा कि उनके द्वारा कहा गया है कि किसी भी विचारधारा का जन्म ओक या चट्टान से नहीं होता है, बल्कि उसमें निवास करने वाले लोगों के व्यक्तित्व या चरित्र से होता है। कहने का आशय है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए हमको मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान या हमको तत्कालीन परिस्थिति का अध्ययन करना। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम उस राजनीतिक चिंतन के पर्दे के पीछे जो घटनाएं घट रही हैं, अगर उन घटनाओं को हम याद कर लें, उन घटनाओं को हम देख लें, उन घटनाओं को अगर हम समझ लें, तो किसी भी राजनीतिक सिद्धांत को समझना और पढ़ना बेहद आसान हो जाता है। अदरवाइज हम बार बार उसी विषय को पढ़ते रहते हैं और बार बार हम उसी विषय को भूलते भी रहते हैं। इसलिए आपने देखा, जब अराजकता है या व्यवस्था है, अज्ञानता है, भ्रष्टाचार है, तब तो एक बात तय है कि वहाँ आदर्श राज्य नहीं है। और इसलिए उद्देश्य क्या होगा? जो नहीं है उसको लाना। आदर्श राज्य नहीं है, इसलिए प्लेटो का उद्देश्य क्या रहा? आदर्श राज्य। दूसरा, आदर्श राज्य क्यों नहीं था? आदर्श राज्य इसलिए नहीं था क्योंकि अयोग्य शासन था। अयोग्य शासन क्यों था? क्योंकि लोकतंत्र था। लोकतंत्र को अयोग्य का शासन या अरस्तु के द्वारा मूर्खों का शासन, या लोकतंत्र का विरोधी कौन है? केवल प्लेटो है, अरस्तु है। आप क्या लगा सकते हैं? बिना याद किए, बिना उसको और ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि आप आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि यह तो अवश्य ही प्लेटो और अरस्तु ही होगा, क्योंकि इसका सर्कमस्टांसेस में इसके गुरु और यूनान के महानतम व्यक्ति सुकरात को लोकतांत्रिक शासन के द्वारा जब मृत्युदंड दिया गया, तब इनके द्वारा इस बात को कह दिया गया था कि यूनानी नगर राज्य की बुराइयों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा न बन जाए अथवा राजा में दर्शन की भावना का विकास न हो जाए। तो यहाँ दार्शनिक राजा का शासन। अब दार्शनिक राजा के शासन में यह पता लगाना शुरू किया कि आखिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है और राजनीतिक अस्थिरता का कारण क्या है। और राजनीतिक अस्थिरता का कारण इन्होंने इस बात को पाया कि प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है जिस कार्य को करने के लिए वह निर्धारित है, जिसके लिए वह सर्वोत्तम गुणों से भरपूर है। वह काम ना करके वह काम करना चाहता है जो दूसरों के कार्य में बाधा डाले। इसलिए इन्होंने इस काम के लिए क्या कहा? कर्तव्य का निर्धारण किया, कर्तव्य के पालन पर बल दिया और कर्तव्य पालन के आधार पर एक सिद्धांत बनता है कार्य विशेषीकरण
एवं आहस्तक्षेप, कार्य विशेषीकरण एवं आहस्तक्षेप, कार्य विशेषीकरण एवं आहस्तक्षेप के आधार पर इन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसको कहा जाता है न्याय का सिद्धांत। इसलिए इनके संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में आप आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय दार्शनिक राजा आदर्श राज के स्थापना में एक महत्वपूर्ण चरण है। और इस सिद्धांत का विकास उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यूनान की परिस्थिति में एक प्रॉब्लम थी, और वह प्रॉब्लम थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कार्य को न करके उस कार्य को कर बैठता था जिस कार्य के लिए वह योग्यता नहीं रखता था। इसलिए प्लेटो ने इस समस्या के समाधान का सुझाव दिया, और समाधान के सुझाव के लिए उन्होंने कार्य विशेषीकरण और आहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया कि प्रत्येक व्यक्ति वह कार्य करे जिस कार्य के लिए वह सर्वाधिक उपयुक्त है तथा दूसरे के कार्य में वह हस्तक्षेप न करे। लेकिन अब आप देखें कि कर्तव्य का पालन व्यक्ति कब करेगा, जबकि वह कर्तव्य पालन का ज्ञान रखेगा। और यूनान में क्या था, शिक्षा अज्ञानता है। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए प्लेटो के द्वारा शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। हमको अगर यह सवाल भी आता है तो आपको लगाना है कि दूसरे में प्लेटो के द्वारा शिक्षा सिद्धांत महत्वपूर्ण रूप में दिया गया। अगर इस बात को समझा जाए कि तीसरी समस्या का मूल कारण क्या था, तो तीसरी समस्या भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार का कारण इन्होंने निर्धारित किया कि इसका कारण है आकर्षण, और आकर्षण में इन्होंने बतलाया कि इसका आकर्षण मूलतः दो का होता है, एक परिवार का और एक संपत्ति का। इसीलिए प्लेटो के द्वारा परिवार एवं संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो कहने का आशय क्या है कि अगर किसी भी अवधारणा या कंसेप्ट को हम समझना चाहते हैं तो अवधारणा और कंसेप्ट को समझने के लिए तात्कालिक परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। और इस बात को हमको देखना होता है कि इस विचार दर्शन के प्रतिपादन के लिए कौन कौन से कारक हैं जो कि उत्तरदायी हैं। अगर इन बातों का हम ठीक ठीक ढंग से अध्ययन कर लेते हैं तो उस राजनीतिक विचारक का विचार हमको मालूम हो जाता है। इसलिए राजनीतिक चिंतन के चाहे प्लेटो और अरस्तु या मध्यकालीन और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का अगर हमको अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें उस पृष्ठभूमि का अध्ययन करना होगा, जिस पृष्ठभूमि के अंतर्गत उस दार्शनिक के द्वारा अपने राजनीतिक विचार का प्रतिपादन किया गया है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में यूजीसी नेट जेआरएफ या अन्य परीक्षाओं को भी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें इन सारी बातों का आपको अध्ययन करना है। और राजनीति शास्त्र के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये ऐसे थिंकर्स हैं जिस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में अवश्य आता है। तो हम लोगों का आज की ये बात यहाँ तक थी। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।